गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसडीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जो है क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको जो है उष्मा 6p अपक्रिया तक बता चुका था। उष्मा 6p अपक्रिया तक बताया गया था। हम ये आपको बताए थे कि उष्मा 6p अपक्रिया कहते किसे हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अपक्रिया को उष्मा 6p अपक्रिया कहते हैं। एक और बार सुन लीजिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? उष्मा 6p अपक्रिया कहते हैं। ये अपक्रिया आपको बताए थे हम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। क्या डिस्कस करने वाले हैं? उष्मा शोषी अपक्रिया पढ़ने वाले हैं। उष्मा शोषी अपक्रिया डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होगा। देखो बोला क्या गया? उष्मा शोषी। शोषी का मतलब अवशोषण या ऐसी अपक्रिया। देखो ध्यान से, उष्मा 6p अलग था जिसमें उष्मा क्या होता था? उत्सर्जित होता था। पर यहां क्या होगा? उष्मा शोषी मतलब उष्मा लगेगा, उत्सर्जित नहीं होगा। उष्मा क्या होगा? लगेगा। पहले हम एग्जांपल आपको बता दें, और शायद आप परिभाषा समझ ही गए होंगे। तो पहले एग्जांपल बताओ, उसके बाद आप परिभाषा आपको हम एक बार बता रहे हैं। तो पहले एग्जांपल समझ लीजिए। लेट सपोज हमारे पास ये कोक है। कोक मतलब कार्बन। ये कोक है और इसका रिएक्शन करा रहे हैं कोक का। तो कोक का रिएक्शन मान लीजिए हम जलवाष्प के साथ करा रहे हैं, जलवाष्प के साथ। ठीक है, कोक का रिएक्शन जलवाष्प के साथ कराया जा रहा है। जब कोक का रिएक्शन जलवाष्प के साथ कराया जाता है तो उष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। मतलब अपक्रिया को पूरित करने के लिए उष्मा लगता है, उत्सर्जित नहीं होता है। उष्मा क्या होता है? लगता है। तो अगर इन दोनों का रिएक्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। देखो ध्यान से, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुका है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, और इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, बाहर निकल गया, पूरा हो गया। तो मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। और आप ये ऊपर जो एरो लगा हो इसका मतलब समझ ही रहे हैं, गैस है, वो वेपर है। और यहाँ ये कोक है, ये वाष्प है, ये उष्मा लग रहा है और रिएक्शन हो रहा है। देखो बोला गया उष्मा शोषी मतलब उष्मा लग रहा है। तो डेफिनेशन क्या होगा? ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है। अपक्रिया कहलाता है। ध्यान से समझिए, बोला गया है ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है बच्चों? अवशोषण होता है। उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। ऐसी अपक्रिया को क्या बोला जाता है? उष्मा शोषी अपक्रिया बोला जाता है। मतलब उष्मा लगे, उष्मा उत्सर्जित ना हो। ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अपक्रिया। या उष्मा का अवशोषण अगर होता है तो हमको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। तो ये आपका उष्मा शोषी अपक्रिया हो गया है। अब हम इसके बाद वाले हेडिंग की आपको बता दें। उपचयन अपचयन अपक्रिया क्या होता है? या इसको रेडॉक्स अपक्रिया भी बोला जाता है। रेडॉक्स अपक्रिया, या जिसको ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी बोला जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन। और रहा बात ऑक्सीकरण का, जो ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो हम 11th में एक डिटेल चैप्टर है शुरू में, रेडॉक्स अपक्रिया करके, उसमें हम आपको बताएंगे कि रेडॉक्स अपक्रिया होता क्या है। वो अलग की बात है। पर यहाँ आपको हम केवल थोड़ा बहुत एग्जांपल बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। और वास्तव में यहाँ ऑक्सीकरण संख्या को इतनी ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। पर अगला जो हमें हेडिंग पढ़ना है वो थोड़ा सा पढ़ना है कि उपचयन अपचयन अपक्रिया क्या होता है। उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन, या इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है? तो हमें डिस्कस करना है कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है, जिसको उपचयन अपचयन बोला जाता है। देखो बोला गया उपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की परिभाषा हम आपको बताए थे। ठीक है,
अब अपचयन की भी परिभाषा बताया गया था, ऑक्सीकरण का डेफिनेशन बताया गया था। अब हमें क्या करना है, इसका डेफिनेशन देखना है, पर उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन मान लीजिए हम करा रहे हैं H2 के साथ। किसके साथ? H2 के साथ। और ये तापन हो रहा है, इसका H2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। अगर होगा तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, कॉपर प्राप्त हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो यहाँ H2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। ये क्या है बच्चों, ये कॉपर है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन गैस है। अब एक चीज आपको समझना होगा कि ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे है। हम एक डेफिनेशन आपको बताए थे कि ऑक्सीजन या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन अथवा किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम यहां बात करने वाले हैं कि इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। हमें जिसे जानना क्या है कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या जानना है, क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, तो हमें कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स के इक्वल मान लेते हैं। एक्स हो गया प्लस, हम जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। यहाँ -2 रख दे रहे हैं, बराबर कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होने पर -2 हो जाएगा, बराबर 0। एक्स बराबर कितना होगा, +2 हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया, कॉपर को देखो ध्यान से, कॉपर को ही एक्स के इक्वल माना गया था, तो मतलब ये कॉपर का जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकल के आया +2 है। ऑक्सीजन का आप जान ही रहे -2 होता है। एक और चीज समझ लीजिए, अगर अणु लिखा है या परमाणु लिखा है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ये H2 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। कॉपर ये तत्व है, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अगर जल में देखो तो इसका हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या जल में +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता ही है। अब एक और चीज समझ लीजिए कि ऑक्सीकरण की परिभाषा हम आपको बताए थे, पर यहां एक और परिभाषा आप जोड़ सकते हैं। एक और परिभाषा क्या याद रख सकते हैं, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ती है तो इसका मतलब उस तत्व का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कम होती है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। तो किसी तत्व की यदि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। तो यहां देखो ध्यान से, यहाँ +2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ कितना हो गया, 0। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई है, कम हो गई है। और अगर आप यहां देखें ध्यान से, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ कितनी हो गई, +1। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है। और आपको बताया गया ऑक्सीकरण, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऑक्सीकरण की हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अब यहां आ जाइए, देखो यहाँ कॉपर है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। आप देख रहे हैं कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और ये +2 से किस में कन्वर्ट हो गया है, 0 में। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई है। और आपको बताया गया किसी तत्व की यदि ऑक्सीकरण संख्या कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन होता है। इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका अपचयन कर देंगे। तो मान लीजिए यहां से इसका अपचयन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं इस अपक्रिया में एक तत्व का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और एक तत्व का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। मतलब अपचयन उपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। और यदि दोनों साथ साथ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे, या उपचयन अपचयन बोलेंगे। या परिभाषा के रूप में इसको ऐसे बोलेंगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है, उपचयन होता है, तथा दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है, ऐसी अपक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं हम, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसी अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया, अपक्रिया जिसमें, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, अपचयन होता है, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। अपक्रिया कहलाता है,
ठीक है, अब ध्यान समझ लीजिए कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है बच्चों, उपचयन होता है, और दूसरे अभिकारक का क्या होता है, अपचयन होता है, ऐसी अपक्रिया को क्या बोला जाता है, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। तो आप इस अपक्रिया में देख रहे हैं, इस अपक्रिया में एक अभिकारक का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, एक अभिकारक का क्या हो रहा है बच्चों, उपचयन हो रहा है, और दूसरे अभिकारक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब एक रिएक्शन इसी प्रकार से हम आपको और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन मान लीजिए H2 के साथ कराया जा रहा है, ये जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, H2 के साथ कराया जा रहा है। या एक और रिएक्शन आपको बता दें हम, एक और रिएक्शन, जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, कॉपर से कराया जा रहा है। ये जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कॉपर से कराया जा रहा है, तो यहाँ हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो जिंक मिल रहा है और क्या मिल रहा है, कॉपर मोनोऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। ये कॉपर नहीं कार्बन है, कार्बन, ये क्या है बच्चों, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये जिंक है, और ये क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये क्या है, ये जिंक है, और ये क्या है, कार्बन है, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है। जिस प्रकार से हम आपको ये रिएक्शन बताए हैं, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को जो है सॉल्व करना है, और इसमें आपको ढूंढना है कि किस तत्व का इसमें अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है, अर्थात